जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक लेंगे आपके अनुसार। इससे पहले प्यारे दोस्तों हमने वाच्य वाला टॉपिक अपना कल की क्लास में कंप्लीट किया था और उससे पहले पढ़ रहे थे हम हिंदी साहित्य के तमाम वे टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं हैं, हिंदी के उपनाम उपाधि है, हिंदी की प्रसिद्ध पंक्ति है, हिंदी की पत्र पत्रिका, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार व सम्मान। उसको कंप्लीट करने के बाद में कल का टॉपिक हमने वाच्य को कंप्लीट किया। वाच्य अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब मैं टॉपिक कराता हूँ अपने हिसाब से जो ग्रुप चलता है उसमें सर जी पहले ये पढ़ा दो, सर जी ये करा दो, सर जी मुझे मेरा ये टॉपिक बचा है। तो आप लोगों के पीछे बहुत सारे कमेंट थे, तो हिंदी इसी साहित्य से संबंधित जितने टॉपिक थे वो आपके हो चुके हैं। एक बार हिंदी साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को मैं लूंगा। ठीक है, अब आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वाच्य वाले जो बच्चे थे उनको कल मैं वाच्य करा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आप एक बार बता दीजिए। जी जी, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 2, समूह संख्या, विराम चिन्ह, कारक, समास, लिंग, वचन। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशी, संकर, रूढ़, योगी, संज्ञा, सरल, विषय, निपात, चार, वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष। ठीक है जी, मान लिया जी। कृष्ण कुमार जी ने काफी अच्छा कमेंट किया है, थैंक यू। ठीक, इसके अलावा और ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अरे ग्रुप के अनुसार तो चल ही रहे थे, कोई चलने देगा तब ना। इनके अलावा जी, ठीक है जी, ठीक है। और इसके अलावा एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं ग्रुप को शुरू करूंगा, उसी के हिसाब से चीजों को लेके फिर आगे बढ़ेंगे फिर हम। जी जी, चलो अब आ जाते हैं। ये सारे बच्चे सहमत हो यहाँ पे? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनमें से पहला क्या होता है? संज्ञा। दूसरा सर्वनाम। तीसरा विशेषण। और चौथा क्रिया। तो विकारी शब्द किनको कह रहे हैं? विकारी शब्द कहते हैं इनको हम पदबंध भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पदबंध भी कहा जाता है। चलिए पहले ये वाला करेंगे। हाँ वही काफी है, उसी को जितना पढ़ा रहे हैं उसी को कवर कर लो। ठीक है, उससे बाहर कुछ आना नहीं है। समस्या ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आई हुई चीज भी आप गलत करते हो। तो विकारी शब्द के अंतर्गत प्यारे दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे विकारी शब्द, जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, इनको हम पदबंध भी कहा जाता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द भी कहते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसकी, आखिरकार ये किसके अंतर्गत है। तो एक होता है प्यारे दोस्तों हमारे शब्द के भेद। ठीक है जी, और शब्द के भेदों के अंतर्गत एक भेद है हमारा विकार परिवर्तन। विकार परिवर्तन, रूप रूपांतर। विकार परिवर्तन, रूप रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, और ये भेद होते हैं हमारे 2। इन 2 भेदों में एक होता है हमारा विकारी शब्द। एक क्या होते हैं? विकारी शब्द। और दूसरे होते हैं हमारे अविकारी। दूसरे क्या होते हैं? अविकारी शब्द। विकारी जो शब्द होते हैं लिंग, वचन, काल, कारक में बदल जाते हैं, ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ठीक है, अविकारी जो शब्द होते हैं ये भी होते हैं हमारे 4 प्रकार के। अविकारी शब्द को अव्यय और निपात के रूप में जाना जाता है।
अव्यय और निपात क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी कहलाते हैं। और विकारी शब्द को कहा जाता है पदबंध। विकारी शब्द को क्या कहेंगे हम, पदबंध कहेंगे। इसके अंतर्गत जो आएंगे टॉपिक वो है संज्ञा, जिसके पढ़ने हैं आपको 5 वेद। दूसरा टॉपिक सर्वनाम, जिसके होते हैं 6 वेद। तीसरा टॉपिक विशेषण, विशेषण जिसके होते हैं 4 वेद। और फोर्थ टॉपिक है क्रिया, जिसके अंतर्गत आते हैं 2, 8 और 10 वेद। रचना क्रम के आधार पे अकर्मक से अकर्मक 2 प्रकार के, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के और प्रयोग के आधार पे 10 प्रकार के। यानी कि रचना या कर्म के आधार पर, रचना कर्म के आधार पे, इसके बाद में क्या है अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 10 भेद है। इसके बाद बात करते हैं हम अविकारी शब्द। ये होते हैं 4 प्रकार के। अविकारी शब्द क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक होता है हमारा यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और फोर्थ होता है विस्मय बोधक अव्यय। क्या होता है, विस्मय बोधक। और हमारा क्या होगा जी, विस्मय बोधक अव्यय। बात समझ में आई। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। उसमें आते हैं काल, स्थान, परिमाण और रीतिवाची। ठीक है जी, ये आपको ध्यान। ठीक है, टॉपिक के नाम भी चेंज करवाएंगे आदित्य। तो ये क्वेश्चन क्या बना, संज्ञा के कितने भेद है 5, सर्वनाम के कितने हैं 6, विशेषण के कितने हैं 4, क्रिया के कितने 2, 8, 10 और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं 4, काल, स्थान, परिमाण और रीतिवाची क्रिया विशेषण। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें से विकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कह रहे हैं, विकारी शब्द जो शब्द लिंग वचन पुरुष, जो शब्द लिंग वचन पुरुष काल कारक, जो शब्द लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो विकारी शब्द उनको कहा जाता है। जो सभी लिंग वचन पुरुष काल, जो सभी लिंग वचन पुरुष काल कारक में बदल जाए, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे हमने यहाँ संज्ञा शब्द ले लिया, इसके बाद में सर्वनाम, विशेषण शब्द और क्रिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संज्ञा क्या है जी हमारा, जैसे लड़का शब्द लिया और स्त्रीलिंग में लड़की बन गया, पुल्लिंग में लड़का है, और बहुवचन में क्या बन गया, लड़की। सर्वनाम शब्द लिया मैं, तो मैं से मेरा
मेरी, मेरे बन गया। विशेषण शब्द ले लिया सुंदर, तो इससे क्या बन गया, सुंदरी। ऐसे यहाँ से क्रिया ले ली पढ़, इससे क्या बन गया, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, लिखता, लिखती, लिखते, जाता, जाती, जाते। पढ़ता पुल्लिंग है, पढ़ती स्त्रीलिंग है, पढ़ते बहुवचन में। तो यानी कि ये लिंग में वचन में परिवर्तित हो रहे थे, इसी वजह से इनको हमने क्या कहा, विकारी शब्द कहा। विकारी शब्दों में पहला क्या है हमारा, संज्ञा। और संज्ञा के अंदर किस तरह के क्वेश्चन होंगे, संज्ञा के अंदर क्वेश्चन होगा शब्द संरचना। पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा शब्द संरचना। शब्द संरचना क्या होगी, सम और ज्ञा है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये, इससे भी पहले ये क्या था जी, ये पहली कंडीशन थी, फिर ये बन गया ये वाला, ये सम और ज्ञा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे बना आपका संज्ञा। तो पहली कंडीशन तो थी जी हमारी ये वाली, पहली कंडीशन थी ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी में जाके शब्द बने, ये आपको ध्यान रखना। अब कोई आपसे पूछेगा कि संज्ञा में क्या है, संज्ञा में सम उपसर्ग है, संज्ञा में क्या है, सम उपसर्ग है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको भी हटा, इसको भी हटाते हैं जी, ठीक है। ये था जी आपका शब्द संरचना। दूसरा क्वेश्चन, संज्ञा संज्ञा में उपसर्ग, संज्ञा में सम उपसर्ग है, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है, संज्ञा में सम उपसर्ग है। मूल शब्द ज्ञा है, सम उपसर्ग, और ज्ञा, ज्ञा क्या है, धातु, ठीक है, ज्ञा धातु, ये है मूल शब्द। संज्ञा में उपसर्ग है आपका शब्द, और मूल शब्द, मूल शब्द किसको कहते हैं, छोटे शब्द को। मूल शब्द है आपका ज्ञा, और जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, ठीक है। और सम का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह। तो फिर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ हो गया अच्छी तरह से जानना, भली भांति, भली भांति समझना, वो क्या कहता है, संज्ञा का शाब्दिक। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो अनुस्वार आया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो अनुस्वार आया है, ये आपको ध्यान रखना है, इस कै वर्ग का वर्ण है ये कै वर्ग का, कै वर्ग का अंतिम वर्ण। तो कै वर्ग का क्या है जी, ये अंतिम वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाया, संज्ञा। तो ये आपको ध्यान रखना है जी।
तो संज्ञा शब्द में जो अनुस्वार आया है वो कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है जिसको हम गे कहते हैं उसके स्थान पे आया है। ठीक है, क्लियर। 3 क्वेश्चन हो गए। शब्द संरचना, सबसे पहले सम और ज्ञा था। फिर ये जो है अनुनासिक जो वर्ण होते हैं ना हमारे, ये चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है जी, जैसे अंतिम वर्ण क्या होता है, जैसे ये तो कै वर्ग का है, ऐसे ये चे वर्ग का होता है, ये टे वर्ग का है, ते वर्ग का है, ये पे वर्ग। तो यहाँ पर ये वाला जो मैं है आपका इसमें चेंज हो गया है, ये आपस में बदल जाते हैं शब्द का अर्थ बनाने के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन ये थी, फिर ये बनी, फिर जाके संज्ञा बना। अब ये अनुस्वार किसके स्थान पे आया, एक तो आपको ये पता चल गया, ये इस वर्ण के स्थान पे आया, इसलिए हम इसको समज्ञा नहीं बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ज्ञ का उच्चारण करते। अब इसका वर्ण विन्यास अगर करने लगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये आधा से इसके साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है यहाँ पर से के साथ में ए, ये पूरा क्या बनेगा आपका है, इसके बाद में ये वाला आपका ये गे हो गया ये। ठीक है, इसके बाद में फिर ये क्या हो गया आपका, इसको हटाओ, यहाँ पर ये आधा जे, फिर ये और इसके बाद में ये आपका हो गया आ। कई बार ये भी पूछ लेता है संज्ञा का वर्ण विन्यास बताओ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप क्या है, इनको आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका संज्ञा। अब आ जाओ आप परिभाषा डेफिनेशन पे आ जाओ। तो 4th क्वेश्चन बनता है परिभाषा, इसकी संज्ञा किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति प्राणी स्थान भाव अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ भाव, वस्तु क्या है जी, घर और मकान, ये संज्ञा है। पदार्थ क्या है जी, लोहा सोना। व्यक्ति क्या है, मोहन पवन। प्राणी पशु पक्षी। स्थान मेरठ दिल्ली। भाव प्रेम क्रोध। अवस्था लड़का लड़की। तो ये सब संज्ञा है, ये सारे के सारे क्या है जी, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, संज्ञा शब्द हैं। जी जी, हेल्पलाइन नंबर 9721899797। ठीक है जी। दीपक यादव जी, आपको क्या दिक्कत हो गई? जी जी, ठीक। पीडीएफ खुल नहीं रही तो आपने ऐप को अपडेट नहीं किया होगा। रमाकांत, ऐप को अगर अपडेट कर लोगे आप, टाइम टाइम पे आपके पास मैसेज आते हैं समय समय पर, तो उसको अपडेट करना जरूरी है। वो टेंशन लेनी नहीं है किसी चीज़ की। बैच आपका चल रहा है और जब आपकी लास्ट क्लास होगी बैच में, मैं खुद आपके सामने आऊँगा।
बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको खोल के दिखाऊंगा कि ये खुल रही है, ये आपको ये चीज़ें मिली है। तो जब तक क्लासें चल रही हैं टेंशन नहीं लेने, जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं उस पे फोकस करना है। बहुत सारी दुविधाओं के साथ नहीं चलना है। मैं हिंदी बाय उनकर यूट्यूब चैनल पे, कैरियरविल पे मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, तमाम भर्ती की, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपके साथ रहेंगे। बैच कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको यूट्यूब पे नजर आऊंगा कंटिन्यू। ठीक है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो मैंने क्लियर करा दिया। इम्प्लीमेंट अपने आप करोगे नहीं, प्रयोग करके देखोगे नहीं, प्रैक्टिस करके जब टॉपिक कंप्लीट हुआ। जैसे कल आपने वाच्य पढ़ा था, तो आप में से कोई भी शायद ही स्टूडेंट होगा जिसने वाच्य के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया लेकिन उसको करके तो देखते हैं, वो किया ही नहीं है आपने, तो इसलिए आप आधी अधूरी तैयारी के साथ पेपर में जाते हो। ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, हम खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आप। तो ये क्या थी जी, परिभाषा थी संज्ञा की। तो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा जी, पांचवा क्वेश्चन बनेगा ये वाला, संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। छठा क्वेश्चन बनेगा संज्ञा के मूल भेद तीन। सातवां क्वेश्चन बनेगा संज्ञा के कुल भेद पांच। आठवां क्वेश्चन बनेगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा के द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नौवा क्या है जी, नौवा द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा भी होती है। तो संज्ञा के जो मूल भेद तीन होते हैं पांच में से, उसका रीजन पता है क्या है, द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञा किसके अंदर आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। और द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद पांच। कौन कौन से, संज्ञा का पहला भेद जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा, फोर्थ भेद समूहवाचक संज्ञा, फिफ्थ भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये क्या है जी, समूह और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं ये दो, ये क्या है,
आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये कहाँ आएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ये क्या है जी? ये संज्ञा के मूल भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के क्या है जी? मूल भेद। हाँ, खाने की भी आएगा, पीने की भी आएगी, सारी चीज आएगी, कोई भी वस्तु वो पढ़ेंगे। आप आगे की चीज पूछ रहे हो जी, ठीक है? ठीक ठीक, जी जी जी। शुभम जी, मैं ऑफिस जाऊंगा अभी ये क्लास लेने के बाद में, तो मैं उनको बोल दूंगा। हालांकि ऑलरेडी उनको एक बार ही मैं सारी चीज भेज चुका हूँ, तो दोबारा से आपको अपलोड करवा देंगे। तो संज्ञा के भेद होते हैं 5 है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक है और द्रव्यवाचक संज्ञा। मूल भेद 3 है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं आपके समूहवाची और द्रव्यवाचक, जिसकी वजह से मूल भेद 3 बच गए। संज्ञा के हिंदी में कुल भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर वो मूल भेद पूछता है तो फिर आपको इन 3 की चर्चा करनी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है, पहला भेद आपका, उसको समझो क्या है। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जो किसी वर्ग, जो किसी वर्ग जाति, जो किसी वर्ग जाति समुदाय, जो किसी वर्ग जाति समुदाय समुदाय समष्टि का ज्ञान कराएं, जो किसी वर्ग जाति समुदाय समष्टि का ज्ञान कराएं, वो क्या कहलाता है? जातिवाचक। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग क्या हो गया जी? जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, खिलाड़ी, शिक्षक वर्ग, ठीक है जी, एनीथिंग और भी है, छात्र, ये वर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। जो किसी की जाति को बताए, जैसे पशु है, पक्षी है, पशु, पक्षी, पेड़, ठीक है, फल, सब्जी, ठीक है, एनीथिंग और भी है, फल, सब्जी। समुदाय का ज्ञान कराए, जो किसी समुदाय का ज्ञान कराए। समुदाय क्या है? जैसे वन है, समुदाय, कक्षा है, सेना है, पुलिस है, ठीक है जी, फौज है, ये समुदाय है। बाजार है बाजार, बहुत सारी दुकानों का समुदाय है। समष्टि का ज्ञान कराएं, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, जैसे तालाब, समुद्र, रेगिस्तान, पर्वत, नदी,
पहाड़। अब तालाब में सारे जलीय मिलेंगे, समुद्र में भी जलीय मिलेंगे, रेगिस्तान में जो रेत में पैदा होंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, पहाड़, ये सब समष्टि के अंतर्गत आते हैं। एक ही प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधों का समूह समष्टि। चलिए, अब पहाड़ पे जाओगे वहां अलग तरह के पशु पक्षी जानवर दिखाई देंगे, पेड़ पौधे। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आओगे तो वहां अलग तरह के दिखाई देंगे। समुदाय, वन में बहुत सारे पशु रहते हैं। कक्षा, बहुत सारे छात्र, सेना, पुलिस, फौज, बाजार है। अब समूहवाची संज्ञा को इसीलिए जातिवाची संज्ञा के अंतर्गत माना गया, क्योंकि यहाँ पे कक्षा, सेना, पुलिस, फौज, ये बाजार सब क्या है, समूह को बता रहे हैं, इसलिए तो समुदाय लिखा है। इसलिए अगर वो यहाँ पे अलग से पूछे जातिवाचक के साथ समूहवाची, तो बाजार, फौज, पुलिस, सेना, कक्षा, ये सब समूह के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा, जब आपको ऑप्शन में समूहवाची संज्ञा ना दिया हो और वो पूछ रहा हो शब्द देके, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मापा व तोला जाए, अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है तो राइट आंसर जातिवाचक। अगर जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों दिया है तो राइट आंसर, मान के चलो वो पूछ रहा है फल बताओ क्या है, तो फल जातिवाचक है, लेकिन उसने द्रव्यवाचक भी ऑप्शन में दिया है तो फल द्रव्यवाचक में जाएगा। क्यों, जिसको तोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, जिसको मापा जाता है वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक। तो वो दोनों देगा नहीं ऑप्शन में। जब उसको जाति में पूछना होता है तो द्रव्य को नहीं देता, जब द्रव्यवाचक को पूछना होता है तो वो इसको ऑप्शन में जरूर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो किसी वर्ग, जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराएं तो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा क्या है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक या बहुत में से किसी एक, अनेक या बहुत में से किसी एक की चर्चा हो, व्यक्तिवाचक। क्लियर, इंडिविजुअली। समूह, वर्ग, जाति, समुदाय में से एक विषय वस्तु, एक विषय वस्तु, पदार्थ, प्राणी का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नदी, नदी में से एक गंगा। हमने ले लिया पशु, पशु में से हाथी। हमने ले लिया पक्षी, तो पक्षी में से एक मोर। तो यहाँ पर मोर, हाथी और गंगा, ये क्या है, व्यक्तिवाचक। अनेक में से एक, बहुत में से एक की चर्चा हो। समूह, वर्ग, जाति, समुदाय में से एक विषय वस्तु, पदार्थ, प्राणी का बोध हो, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको क्या करना है जी, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। यहाँ लेंगे हम जातिवाचक संज्ञा और यहाँ लेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में से हमने यहाँ ले लिया लड़का, गाय, नदी, पर्वत, नहर,
शहर और नगर। इसमें से लड़के में से एक ले लिया हमने मोहन, गंगा में गाय में से एक ले लिया नील गाय, नदी में से एक यमुना नदी, यमुना, पर्वत में से एक हिमालय, नहर में से एक गंग नहर, नहर में से एक गंग नहर, नहर में से एक मेरठ, नगर में से एक कानपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जातिवाचक, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व्यक्तिवाचक। यानी कि ये लड़के के अंदर सारे लड़के आ गए, ये किसी वर्ग को बता रहे हैं। गाय के अंदर सारी गाय, नील गाय, जर्सी गाय, देसी गाय, अमेरिकन गाय। नदी के अंदर यमुना, गंगा, ताप्ती नदी, घाघरा नदी, ठीक है, तो सारी नदियां आ गई। पर्वत में सारे पर्वत आ गए, उनमें से कोई एक हिमालय। व्यक्तिवाचक नहर के अंदर सारी शहर है और नगर के अंदर सारी नहर, शहर और नगर आ गए। जब उनमें से किसी एक की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो पूछेगा यहाँ पर फल, तेल, सब्जी, पशु, पक्षी, फल, तेल, सब्जी, पशु, पक्षी, पौधा। इसमें से क्या हो जाएगा? सेब, सरसों का तेल। सब्जी में से एक भिंडी या आलू। पशु में से बैल, पक्षी में से चिड़िया, ठीक है। पेड़ में से एक शीशम, पौधे में से एक तुलसी का, पौधे में से एक तुलसी का पौधा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पौधे में से एक तुलसी का। तो फल, तेल, सब्जी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है जी? सेब, सरसों का तेल, भिंडी, बैल, चिड़िया, ठीक है, शीशम, तुलसी का पौधा, ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा है और ये आपके ये क्या हो गया जी? जातिवाचक संज्ञा। और ये क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, तो ये समुदाय को, वर्ग को, लार्ज स्केल को बता रहे हैं। उनमें से किसी एक की बात करते हैं तो वो किसी इंडिविजुअल की एक की बात करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है? आपको नोट करके एक नियम लिखना है। ये नियम है जी, यदि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में या यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में या
किसी वर्ग समुदाय जाति के लिए यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में या किसी वर्ग समुदाय जाति के लिए किसी वर्ग समुदाय जाति के लिए किया जाए तो जाति के लिए किया जाए तो ये संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर ये संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। दूसरा, यदि किसी के नाम का प्रयोग नाम या यदि किसी के नाम या उपनाम का प्रयोग किसी की उपाधि या किसी वर्ग समुदाय जाति के लिए किसी वर्ग समुदाय जाति के लिए यदि किसी के नाम या उपनाम का प्रयोग किसी की उपाधि किसी वर्ग समुदाय जाति के लिए हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे कहलाएगी जी? एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में श्री राम जन्म लेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में श्री राम जन्म लेंगे। तीसरा, भारतीय फौज में जयचंदों की कमी
नहीं। दिल्ली में रावणों की भरमार है। मेरी कक्षा में हरिश्चंद्र का अभाव है। अब अब समाज में कंसों की कमी नहीं रहेगी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास एशिया या भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर शेक्सपियर एक व्यक्ति हुआ, लेकिन उसके नाम का प्रयोग हमने उपाधि के रूप में किया है। इसलिए यहाँ शेक्सपियर एक व्यक्ति ना होके उपाधि के रूप में आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके जातिवाचक संज्ञा बन गई। नेपोलियन जो चक्रवर्ती सम्राट था वो एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन यहाँ नेपोलियन समुद्रगुप्त की उपाधि के रूप में आया है, इसलिए यहाँ नेपोलियन एक व्यक्ति ना होके जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ कंस का प्रयोग हम जब भी प्यारे दोस्तों जैसे पशु का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ इसमें बहुवचन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पशु। तो जब भी आप किसी के साथ में जैसे जयचंदो, रावणो, हरिश्चंदो, कंसो, जयचंद का प्रयोग बहुवचन में हुआ, जयचंद एक व्यक्ति था, रावण, हरिश्चंद और कंस एक व्यक्ति थे, यानी कि रावण एक, हरिश्चंद एक, कंस एक, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। तो जब एक वचन के शब्द का प्रयोग बहुवचन में होगा तो वो व्यक्तिवाचक ना होके जातिवाचक। अब यहाँ भारतीय फौज में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ ये किसी वर्ग का, किसी समुदाय का बोध करा रहे हैं। दिल्ली में रावणों की भरमार है, तो रावण जैसे लोगों की भरमार है, तो एक रावण नहीं है, रावण जैसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी कक्षा में हरिश्चंदों का अभाव है, सत्यवादियों का अभाव है, तो यहाँ एक हरिश्चंद्र नहीं है, बहुत सारे। अब समाज में कंसों की कमी नहीं रहेगी, अब कंस जैसा एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे। तो यहाँ कंस, हरिश्चंद्र, रावण और जयचंद प्यारे दोस्तों यहाँ किसी वर्ग का, जाति का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इंडिविजुअली एक व्यक्ति थे, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ बहुवचन में हुआ। ये किसी वर्ग समुदाय को बता रहे हैं, इसी वजह से क्या कहलाए? व्यक्तिवाचक ना होके जातिवाचक। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी, तो सती सावित्री एक स्त्री हुई,
लेकिन उसका प्रयोग हर घर के लिए किया गया, तो एक वचन में प्रयोग ना करके बहुवचन में प्रयोग हो गया। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में श्री राम जन्म लेंगे, तो श्री राम जी एक हुए भगवान श्री राम, लेकिन उनका प्रयोग हर घर के लिए किया, इसीलिए ये एक वचन में प्रयोग ना होके बहुवचन में प्रयोग हुआ। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। कुंभकर्ण एक रावण का भाई था, लेकिन कुंभकर्णी सभी छात्रों के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए वो एक ना होके अनेक हो गए। इसी वजह से यहाँ ये कंडीशन बनी, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो, जैसे हरिश्चंद्र हो, जयचंद हो, रावण हो, कंस हो, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो तो वह संज्ञा क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वर्ग, समुदाय, जाति के लिए हो तो वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी, वो जातिवाचक कहलाएगी। यदि किसी के नाम या उपनाम, जैसे हमने नेपोलियन का प्रयोग किया, शेक्सपियर जो यूरोप में सबसे बड़ा साहित्यकार रहा, नेपोलियन जो चक्रवर्ती सम्राट रहा, जब किसी के नाम या उपनाम का प्रयोग किसी की उपाधि के नाम, समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है? नेपोलियन है। कालिदास की उपाधि क्या है? शेक्सपियर है। तो किसी की उपाधि के लिए या किसी वर्ग के लिए, किसी समुदाय या जाति के लिए करे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, राम, रावण, कंस, कृष्ण, सीता, सती सावित्री, हरिश्चंद्र, जयचंद, इसके बाद कुंभकर्ण, इन सब का प्रयोग जब हम अनेकों के लिए कर रहे हो, किसी वर्ग के लिए कर रहे हो, तो ये एक व्यक्ति ना होकर ये किसी वर्ग, समुदाय का नेतृत्व कर रहे होते हैं, और उस कंडीशन में ये व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पे कंप्लीट, और इसके बाद में हम तीसरा जो भेद है वो पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के रूप में। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद, दो भेद आज आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और उन दो भेदों में प्यारे दोस्तों आपने क्या पढ़ा है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की तमाम कंडीशन ये करेंगे प्यारे दोस्तों कल वाली क्लास में। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।